दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का ड तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट। दोस्तों, इसमें जो गिवन डेटा है वो दिया हुआ है कि द्वि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दिया है। उस द्वि उत्तल लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 जो कि समान है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है ऐसा यूनिट में, वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मीटर। दोस्तों, इस क्वेश्चन की थ्योरी में दिया हुआ है कि उस लेंस को एक द्रव्य में डुबोया जाता है। इस द्रव्य का जो अपवर्तनांक दे रखा है इन्होंने वो है nm बोल सकते हैं उसको, वो है 1.25। इन्होंने पूछा है लेंस की क्षमताओं का अनुपात। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि उसमें किस तरह से उन्होंने पूछा है। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की उल्टी होती है। आप ये जानते हो अगर आपने पढ़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि द्विउत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक अगर n है, या मैं ng बोल सकता हूँ या उसको μg बोल सकता हूँ अगर ये गिलास कांच का है तो उसके लिए जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है 1/f बराबर μg-1 कोष्टक में यानी ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। R1 R2 इसकी वक्रता त्रिज्या है क्योंकि ये द्वि उत्तल लेंस है। तो दोस्तों, चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं कि R1 और R2 की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। अगर एक प्लस दिशा में है तो दूसरा होता है माइनस दिशा में। तो अगर आप चिन्ह परिपाटी को समझें तो अगर आप यहाँ वैल्यू डालेंगे R1 बराबर -R2 और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर भी उसने दे रखी है, और हमें पता है P बराबर क्षमता जो होती है वो उल्टी होती है फोकस दूरी के 1/f के। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आएगा P बराबर μg-1 1/r1 + 1/r2। ये चिन्ह प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ लगाया है और यहाँ मैंने फोकस दूरी को उल्टा कर दिया है, तो क्षमता का फॉर्मूला निकल। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पहले इस लेंस को द्रव्य हवा में रखा जाता है। तो इसमें हवा में रखने का मतलब ये है कि इसमें जो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे वो हवा के सापेक्ष निकालेंगे, क्योंकि उस लेंस का जो भी पदार्थ है वो लेंस है वो हवा में रखा गया है। तो हवा के सापेक्ष निकालते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। और जब हम किसी के सापेक्ष निकालते हैं तो उसके अपवर्तनांक से भाग देते हैं, सिर्फ इतना ही करना है। तो वायु में का अपवर्तनांक 1 होता है और 1 से हम किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक भाग देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हवा में अगर उसको रखा जाता है तो P1 का जो फॉर्मूला आएगा उसको मैं P1 बोल रहा हूँ μg-1 ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2। इसको मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी लेंस को मैं द्रव्य में डुबोता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा उस द्रव के। तो मैंने बताया था कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसी से भाग देते हैं। तो यहाँ जो भी पदार्थ का, जो भी हमारा कांच है जिसका लेंस बना हुआ है, उसका अपवर्तनांक बट्टे जिस माध्यम में डुबोया गया उसका अपवर्तनांक। तो यहाँ मैंने अपवर्तनांक को μg माना है गिलास का और μm उस द्रव्य का। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो P2 बराबर μg/μm - 1, और ये सेम रहेगा क्योंकि लेंस चेंज नहीं हुआ है, उसकी जो आकृति है वो चेंज नहीं है। 1/r1 + 1/r2 इसको मैंने माना है इक्वेशन नंबर 2। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का आप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं है। तो P1/P2 का मैंने जब इसको अपॉन में किया है तो बाकी 1/r1 + 1/r2 दोनों में सेम में कट जाएगा। उसके बाद ये बचता है μg-1 μg/μm-1, ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट में आप देख सकते हैं फिगर में। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया है, सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी हैं, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है और मैंने इसको सॉल्व किया है। तो P1/P2 का जो अनुपात निकल के आया है वो है 2.5। P1 यानी हवा में डुबोने पे उसकी क्षमता
P2 है द्रव में डो होने पे उसकी क्षमता। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की बामन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य और मिनिमम तरंग दैर्ध्य बताइए। दोस्तों अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इस तरह के क्वेश्चनों को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम पहले ऊर्जा स्तर बनाते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन के कुछ ऊर्जा स्तर हैं और ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक इसके ऊर्जा कोश होते हैं। तो जो श्रेणियाँ होती हैं उसका मतलब ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो एनर्जी को छोड़ता है, रिलीज करता है, और जब एनर्जी निकलेगी तो उसकी कोई तरंग दैर्ध्य भी होगी। तो वही इस क्वेश्चन में पूछी है। तो दोस्तों अगर हम एक स्पेशल केस यानी बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से नंबर 2 ऊर्जा स्तर पे आए, यानी n बराबर 2 पर अगर किसी उससे ऊपर की ऊर्जा स्तर से वहाँ पे आए तो ये जो श्रेणी होती है वो बामर श्रेणी कहलाती है। दोस्तों अगर आपको पता हो और आपने पढ़ा है तो हम जानते हैं कि उस ऊर्जा स्तर को परिवर्तित करने पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी उत्सर्जित होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है 1/λ। आप फिगर पे देख सकते हैं 1/λ बराबर r कोष्टक चालू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r यहाँ पे नियतांक है, एक कांस्टेंट है। n1 की वैल्यू होती है जहाँ पे वो आके रुकता है इलेक्ट्रॉन, यानी निम्न ऊर्जा स्तर। n1 की वैल्यू यहाँ पे बामर श्रेणी के लिए n2 होती है, n1 की वैल्यू 2 है, और n2 यहाँ पे जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर की जहाँ से वो आ रहा है, और n1 जहाँ पे वो जा रहा है। तो जहाँ पे जा रहा है वो फिक्स है, हमारा बामर श्रेणी है तो n बराबर 2 पे ही आके रुकेगा, और n2 की वैल्यू यहाँ 3 4 5 इन्फिनिटी हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लैम्बडा मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हम फॉर्मूले में n2 बराबर 3 और n1 बराबर हमारा 2 जो फिक्स था, क्योंकि इसमें अधिकतम और मिनिमम होने के चांसेस सिर्फ ये हैं कि इसको बहुत ऊपर से लाया जाए और इसके नज़दीक वाली ऊर्जा स्तर से इसको लाया जाए। तो 2 के जस्ट ऊपर वाला जो है वो 3 है और सबसे जो दूर है वो इन्फिनिटी है। तो पहले केस में हम लेंगे लैम्बडा मैक्स के लिए हम n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 2 फिक्स है। तो मैंने उसमें वैल्यू में पुट किया है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको उल्टा करेंगे तो लैम्बडा मैक्स यानी मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य की जो वैल्यू आएगी वो 7.2 डिवाइडेड बाई r यहाँ पे नियतांक कांस्टेंट। दोस्तों सिमिलर जब हम लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे n2 बराबर इन्फिनिटी डाला है और n1 हमारा 2 जो था वो फिक्स है, तो ये निकल के आएगा 1/λ मिनिमम बराबर r 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी। दोस्तों 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, यानी 0 का उल्टा इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा, इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो लैम्बडा मिन की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई r एक नियतांक है। दोस्तों यहाँ पे आप r की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 8 अथवा का है। दोस्तों ये LCR परपथ का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी इसने पार्ट पूछे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है वो है L बराबर 10 हेनरी, यानी जो प्रेरकत्व की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 हेनरी है। धारिता की वैल्यू, इसमें जो संधारित्र लगा है उसकी धारिता की जो वैल्यू है वो है 20 फैराड दिया था, 20 माइक्रोफैराड दिया था, तो मैंने इसको फैराड में कन्वर्ट किया है तो 10⁻⁻6 लगाया है। उसके बाद इसने प्रतिरोध यानी जो भी इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 500 ओम यानी 500 ओम। इस पर जो वोल्टेज जो लगा है उसकी एक इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है तो वो चेंज होती है, तो उसकी एक इक्वेशन होती है जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो उसका जो पीक वैल्यू जो सबसे अधिकतम जो आयाम होता है वो है V0 बराबर 200 वोल्ट, और उस जो इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड। इसमें जो दिया हुआ है आप क्वेश्चन में आंसर देख सकते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ से कंपेयर करके मैंने ओमेगा और V0 की वैल्यू निकाली है, तो वैल्यू गिवन दे रखी है।
तो दोस्तों हमें पता है ये LCR परपथ है, तो फटाफट से मैंने एक फिगर बनाया है LCR, जिसमें मैंने सारे चीज़ों को दिखाया है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता। दोस्तों इसमें पहला खंड जो पूछा है इसने वो है धारितीय प्रतिघात, XC से इसे डिनोट करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो होता है वो एक तरह का प्रतिरोध ही है, बट ये प्रतिरोध संधारित्र की वजह से लगता है, तो इसको हम धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा सी बराबर 1 ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता है, तो सिंपली इसको वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और उल्टा करेंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 500 ओम। इसकी जो मात्रक है वो सेम रहेगा क्योंकि ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही है, तो 500 ओम। नेक्स्ट पार्ट जो उसमें पूछा है वो है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब होता है कि जो प्रेरण की वजह से जो प्रतिरोध, तो उसको हम XL से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला पता है, अगर आप जानते हो, इसका एक फार्मूला होता है XL बराबर ओमेगा L। दोनों वैल्यू दे रखी हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसमें डालना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू निकली है वो XL की, तो XL बराबर 1000 ओम, यानी 1000 ओम। चलो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरा जो पार्ट पूछा गया है वो है प्रतिबाधा। दोस्तों प्रतिबाधा कोई अलग से कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही है, बट ये कॉम्बिनेशन की वजह से जो प्रतिरोध आता है, यानी इसमें हमारा प्रतिरोध भी लगा हुआ है, इसमें हमारा संधारित्र भी लगा हुआ है, इसमें हमारा प्रेरकत्व भी लगा हुआ है। तो उन तीनों की वजह से जो धारा में जो रुकावट होती है, जो प्रतिबाधा, जो बाधा आती है, यानी जो प्रतिरोध होता है, वो उसको Z से हम डिनोट करते हैं और यहाँ इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो LCR परपथ के जो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है, जब भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा आगे चैप्टर्स, तो मैं कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करूँगा कि कैसे ये सब चीज़ें निकलती हैं, कहाँ से क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि Z जो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z बराबर अंडर के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दोस्तों ये सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी हैं, दो वैल्यूओं को हमने निकाला है अभी इससे पहले वाले पार्टों में, और R की वैल्यू उसने पहले ही गिवन दे रखी है। तो मैंने इसमें सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर डाला है और इसको सॉल्व किया है, तो ये Z की जो प्रतिबाधा की जो वैल्यू आई है वो आई है 707.106 ओम, यानी 707.106 ओम। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो नेक्स्ट जो पूछा गया है पार्ट, इसमें पूछा है धारा तथा वोल्टेज में कालांतर। दोस्तों इसमें आप दूसरा वाला जो फिगर देख रहे हो, इसकी हेल्प से हम धारा और वोल्टेज में कालांतर निकाल सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं प्रतिरोध के एक्रॉस, धारिता के एक्रॉस, यानी संधारित्र जो भी है, और प्रेरक जो प्रेरकत्व उसके एक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उनके बीच कालांतर होते हैं। वो ऐसा नहीं, उसके अंदर कालांतर का मतलब होता है उसके अंदर जो कितने एंगल का कोण बन रहा है। तो सिंपली आप इस फिगर में देख सकते हो। दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जब आप प्रॉपर चैप्टर पढ़ोगे तब चीज़ समझ में आएगी कि जो कालांतर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो जो संधारित्र के सिरों पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे प्रतिरोध का वोल्टेज 90 अंश के कालांतर से आगे होता है, और जो प्रेरकत्व के सिरों पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 90 अंश के कालांतर से प्रतिरोध के वोल्टेज से 90 अंश कालांतर आगे होता है। तो यानी आप प्रॉपर अगर आप इस फिगर में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा OVR जो है वो x दिशा में है और OVL और XL जो है वो YH की दिशा में है। तो मैंने यहाँ पे XVL और VC का मैंने रिजल्टेंट लिया है क्योंकि एक ही दिशा में है, तो इसको मैंने माइनस करके मैंने ऊपरी दिशा में स्थापित किया है। वैसे ही OVC की जो वैल्यू है वो OVL के जस्ट अपोजिट होगा। अगर आप प्रॉपर अगर जो मैंने बात बोली है कालांतर वाली उसको आप समझने की कोशिश करके इस फिगर में आप देखना चाहें तो वो इस तरह से निकल के आएगी। तो मैंने रिजल्टेंट निकाला है OVL माइनस OVC जो कि ऊपर की दिशा में होगा, और OVR जो है वो इन दोनों से 90 अंश के कालांतर में है, यानी उन दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री लंबवत है। तो फिगर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से
इन वोल्टेज का जो रिजल्टेंट निकल गया है वो किस इस तरह से होगा, वो जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी वोल्टेज होगा, वो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है उससे कुछ ना कुछ एंगल यानी वी आर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। वो है मान लो थीटा। फिगर में आप देख सकते हो, सिंपल है। तो वो जो थीटा होता है वही धारा और वोल्टेज में कलांतर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी tan थीटा बराबर OVL माइनस VC अपॉन VR। ये मैं फॉर्मूले के एक तरह का निगमन कर रहा हूँ, यानी लंब बट्टे आधार। तो लंब में हमारा VL माइनस VC है, आधार हमारा VR है, तो यहाँ से आ जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR। जब इसमें थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे, V बराबर IR वाला फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये प्रतिरोध के टर्म में ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि होगा यानी प्रतिघात और प्रतिरोध के टर्म में ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो कि आपके सामने है, tan थीटा बराबर XL माइनस XC अपॉन R। दोस्तों सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, मैंने इसमें पुट करी है, इसको सॉल्व किया है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 आई है और tan थीटा की जो एक वैल्यू होती है वो कोण 45 के लिए होती है। तो थीटा और 45, तो इन दोनों के बीच जो कलांतर है वो 45 है। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट इन्होंने दे रखा है वो पूछा है धारा का शिखर मान बताओ। दोस्तों इन्होंने जो इक्वेशन दे रखी है उसमें कंपेयर करके मैंने वहाँ से वोल्टेज के शिखर मान की वैल्यू यानी V0 अधिकतम जो उसका आया है वो उन्होंने उसमें गिवन था, तो मैंने यहाँ से निकाला है कंपेयर करके। V0 बराबर 200 वोल्ट था। दोस्तों हम जानते हैं कि एक रिलेशन V बराबर IR, बट यहाँ R की जगह पे प्रतिबाधा यानी जो कॉम्बिनेशन वाला जो प्रतिरोध है Z प्रतिबाधा वो आएगा। तो अगर मैं V0 यानी शिखर मान के टर्म में अगर मैं इस प्रतिरोध इस ओम के फॉर्मूले लगाऊं तो वो आएगा और V0 बराबर I0 इंटू Z, और यहाँ से I0 की जो वैल्यू आएगी वो V0 डिवाइडेड बाई Z। तो दोस्तों जो I0 है वो धारा का शिखर मान है, अधिकतम आयाम है। और V0 की वैल्यू हमारे पास कंपेयर करके जो हमने निकाली थी, प्रतिबाधा की वैल्यू हम खंड में निकाल चुके हैं, तो वो यहाँ पे मैंने पुट करी है और मैंने इसको आगे सॉल्व किया है। तो इसमें जो धारा का शिखर मान आया है वो आया है 0.2829 एम्पियर। तो दोस्तों यही था। तो दोस्तों ये पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि जो हमारे अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो पढ़ाई से संबंधित आने वाले हैं। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से मैं पूरा इंटरमीडिएट फिजिक्स NCERT जो कि नया सिलेबस है उसकी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं जल्दी से वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो दोस्तों आप हो सके तो अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो फर्स्ट ईयर में अभी थे, 12th में आने वाले हैं, या जो पहले से फर्स्ट ईयर में हैं, इंटर में हैं, उसके कोई रिलेटिव्स हैं, उनको आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए। चलो दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।